देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व विद एटॉमिक मास। अब हम इस कर्व को डिस्कस करना है, ये सिलेबस में है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व विद एटॉमिक मास, यानी आपको इस ग्राफ में देखना क्या है, ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। ये रिलेशन किसके बीच में है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास के बीच में। तो पहले इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इसमें जो जो कंक्लूजन है उस सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा। बस आप इस ग्राफ को एक बार ध्यान से याद रखिएगा और जो 6-7 पॉइंट मैं लिखाऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपका 1-2 नंबर का वो आसानी से हो जाएगा। अब इस ग्राफ में एकदम अच्छे से देख लीजिए सब कुछ और आप एक एक पॉइंट को नोटिस कीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक मास 30 से ग्रेटर और 170 से कम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो प्रैक्टिकली क्या है? कांस्टेंट, यानी कि 30 से ज़्यादा और 170 से कम एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है तो देखो सब उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है लगभग क्या है? कांस्टेंट, और वो भी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या, ऑल्सो ड्यू टू हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दीज आर स्टेबल, यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 30 से ज़्यादा होगा और 170 से कम होगा तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट होगा और वो भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये एलिमेंट सब क्या होगा? स्टेबल होगा। तो 30 से ज़्यादा और 170 से कम जिसका एटॉमिक मास होगा वो एलिमेंट सब क्या होगा? स्टेबल। तो ये रीजन किसका है? स्टेबल का बच्चों। एक पॉइंट क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। दूसरा पॉइंट देखिए, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देन क्या होगा? स्लोली डिक्रीज होगा एंड देन स्लोली डिक्रीजेस टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन फॉर यूरेनियम। अब यूरेनियम के लिए देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट गया, यानी कि अब ध्यान से देखिए जब हैवी न्यूक्लियस हुआ तो उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ? कम, और वो लेस स्टेबल हो गया। अब एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? आयरन होगा। और उसके बाद क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी स्लोली घटेगा। यूरेनियम के लिए कितना हो जाएगा? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर। आप गौर से देखिए, ये 170 से ज्यादा ये वाला और 30 से कम दोनों एलिमेंट का देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। देखिए यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है और यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा है? कम, यानी कि 30 से कम। ये वाला रीजन कौन सा है? एटॉमिक मास 30 से कम। और ये वाला रीजन क्या होगा? एटॉमिक मास 170 से ज्यादा। तो इन सब एलिमेंट का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कम, यानी कि ये क्या है? लेस स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ एटॉमिक मास जिसका 30 से कम हो और जिसका एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा हो, यानी बहुत ज़्यादा भी हैवी होगा। तो इसकी वजह क्या है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस भी हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन सब आएंगे उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं। इसलिए हैवी न्यूक्लियस भी क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। और जो क्या जिसका एटॉमिक मास कम है, जिसमें न्यूक्लियन कम है, वो भी क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। देखिए ध्यान से हैं, दीज आर लेस स्टेबल एलिमेंट। ये 3 पॉइंट हो गया। 3 और पॉइंट लिखाऊंगा बच्चों। अब देखिए बच्चों चौथा 5वां पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, देखिए पहले पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी हैवी न्यूक्लियस ब्रेक। आप ध्यान से पहले समझ लिए फिर उसके बाद पढ़ूंगा। आप गौर से देखिए, अगर स्टेबिलिटी गेन करना होगा, अगर हैवी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी गेन करना होगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। ऐसा होगा क्या? जब ये ब्रेक होगा तो देखो, जब ये ब्रेक होगा तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? कम होगा। जब ये ब्रेक होगा तो एटॉमिक मास कम होगा, तो एटॉमिक मास कम होगा तो यहाँ पहुंचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी जब यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पहुंचेगा, सपोज कर यूरेनियम ब्रेक होकर कोई एलिमेंट बना लिया X, इसका एटॉमिक मास क्या है? 190। तो आप देखिए एटॉमिक मास कम होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ भी इंक्रीज हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कि हैवी न्यूक्लियस को जब स्टेबिलिटी लेना होता है, यानी उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना होता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होगा तो इस तरफ आ जाएगा और क्या होगा? एटॉमिक मास कम हो जाएगा। एटॉमिक मास कम हो जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, और वो क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से जब लाइटर न्यूक्लिया होता है उसको स्टेबिलिटी गेन करना होता है तो उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना होगा, तो वो क्या करता है? वो दोनों जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, सपोज करो ये 2 और 3 जोड़ के 5 बना लिया, तो 5 मान लो यहाँ पर कोई है 5
एटॉमिक मास का कोई एलिमेंट है। देखिए 5 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इन सब का बाइंडिंग एनर्जी कम था और ये कंबाइन होकर के एक ऐसा एलिमेंट बना लिया जिसका बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया, ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, फिर से इन्होंने क्या कर लिया, स्टेबिलिटी गेन कर लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी टू गेन स्टेबिलिटी हैवी न्यूक्लियस ब्रेक, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन, हैवी वाला ब्रेक होकर स्टेबल बनना चाहता है और लाइटर वाला कंबाइन होकर के स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। दोनों प्रोसेस में क्या होगा, दोनों प्रोसेस में, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़े यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज। देखिए चाहे ये प्रोसेस हो चाहे ये प्रोसेस हो, दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टू गेन स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मस्ट बी इंक्रीज। और जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो, अगर वो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूमेरिकल करने में काफी हेल्प करेगा। यानी चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। और वो कितना रिलीज होगा, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी माइनस फाइनल बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चों लास्ट पॉइंट देखो एकदम ध्यान से, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियस। जैसे बताया था ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला न्यूक्लियर फिजन, स्प्लिट होना है हैवी का लाइटर में। ये क्यों होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। एग्जांपल ले ले यूरेनियम का, यूरेनियम स्प्लिट हो गया बेरियम और क्रिप्टॉन में और बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। दूसरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होगा, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, अगेन टू गेन स्टेबिलिटी। चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दोनों प्रोसेस किस लिए होता है, टू गेन स्टेबिलिटी। इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने इसका, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर क्या बना लिया, हीलियम, और यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ। मैंने पहले बता दिया था चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, दोनों प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा।